वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का 2023 का सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम शिफ्ट फर्स्ट में जो पेपर आया था वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको उस क्वेश्चन पेपर की 6 वीडियो मिल जाएंगी। इसके अलावा भी हमने डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया हुआ है। आपको चैनल के ऊपर हर एक क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको चैनल के ऊपर जो वीडियोस चाहिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की चाहिए या इकोनॉमिक्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनकी वीडियो मैं बनाऊं। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना ताकि मुझे पता चल सके कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहिए या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो चाहिए। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है इन केस ऑफ टू गुड्स फॉर विच मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज जीरो। अगर एमआरएस जो है दो गुड्स के बीच में जीरो है तो नेचर ऑफ गुड्स हमसे पूछा है वो गुड्स कैसी है। एमआरएस जीरो का मतलब है कि आप एक गुड को दूसरी गुड्स पर बिल्कुल सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर सकते, तभी आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जीरो होता है। ऐसा किस केस में होता है आप लोगों को पता है, जब हमारा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस होता है उस टाइम हमारा कर्व किस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है। जैसे कि आपको एक्स गुड की भी उतनी नीड होती है और वाई गुड की भी उतनी नीड होती है, तभी आपकी डिमांड जो है पूरी होती है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका हमेशा जीरो जो होता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में होता है। जैसे आप शूज़ का एग्जाम्पल लगाओ, ऐसा नहीं है कि आप लेफ्ट पैर के शूज से ही काम चला लोगे, आपको लेफ्ट का भी चाहिए राइट का भी चाहिए और इन दोनों को आप एक दूसरे के स्थान पर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। वहाँ पर आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, जीरो है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से क्या बात जो है ट्रू नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, टोटल इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन कंजप्शन ऑफ अ गुड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फर्स्ट लाइन में बोला है जो प्राइस इफेक्ट होता है, प्राइस में जो चेंज होता है वो आपका कॉम्बिनेशन होता है इनकम इफेक्ट का और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का। ये बात बिल्कुल राइट है। आपको पता है आपका प्राइस इफेक्ट किसके इक्वल होता है, प्राइस इफेक्ट आपका हमेशा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसीलिए प्राइस में जो चेंज होता है वो हमेशा कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों ही इफेक्ट्स का। तो ये स्टेटमेंट तो क्वेश्चन में ट्रू दी गई है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या ट्रू नहीं है। अगली स्टेटमेंट पढ़िए, अगली स्टेटमेंट में बोला है इन्फीरियर गुड्स में इनकम इफेक्ट हमेशा ग्रेटर होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से इन एब्सोल्यूट टर्म। यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। इन्फीरियर गुड घटिया किस्म की वस्तुएं होती है, तो यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, ग्रेटर होता है इनकम इफेक्ट से। क्योंकि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ जाती है आप इन्फीरियर गुड्स को परचेज नहीं करते, एकदम आप सब्स्टिट्यूट कर जाते हो नॉर्मल गुड्स पर। तो यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर होता है इनकम इफेक्ट से। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपका इनकम इफेक्ट ग्रेटर होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो होता है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हमारा कॉर्नर सॉल्यूशन है, इंडिफरेंस कर्व की सिचुएशन है और हमारा कॉर्नर सॉल्यूशन निकलता है तो हमारा प्राइस जो है, प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई क्या बराबर होंगे। कॉर्नर सॉल्यूशन का मतलब तभी निकलता है आपका कॉर्नर सॉल्यूशन जब आप किसी एक गुड्स की डिमांड कर रहे हो। जैसे कि मान लो एक्स और वाई, आप मान लो एक्स गुड की ही क्या कर रहे हो, यहाँ पर डिमांड कर रहे हो, तब आपका कॉर्नर सॉल्यूशन निकलता है। तो कॉर्नर सॉल्यूशन में आपकी ये जो कंडीशन होती है ये इसमें कभी भी इक्वालिटी नहीं होती। ये बात भी यहाँ पर ट्रू बोली गई है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, नॉर्मल गुड में इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों ही होते हैं। ये बात भी सही है क्योंकि नॉर्मल गुड के केस में आपने देखा होगा आपका इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है क्योंकि इनकम के बढ़ने पर आपकी डिमांड बढ़ती है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका हमेशा नेगेटिव ही रहता है। तो ये बात सही है। तो आपको समझ आया
ऑप्शन नंबर सेकंड आपका रॉन्ग हो जाएगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, बाकी सभी स्टेटमेंट ट्रू बोली गई है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इन विच कंज्यूमर विश टू ओन एन एक्सक्लूसिव यूनिक प्रोडक्ट सच एज स्पेशली डिजाइन स्पोर्ट्स कार, कि यहाँ पर बोला है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का केस है, ठीक है, और उसमें कंज्यूमर किस तरह का प्रोडक्ट खरीदना चाहता है जो यूनिक हो, एक्सक्लूसिव हो, जैसे कि एग्जांपल उन्होंने कहा स्पोर्ट्स कार, तो ये किसका एग्जांपल है, तो ये आपका स्नोब इफेक्ट है। क्यों ये स्नोब इफेक्ट है और ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी भी कैसे हैं, यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लो हम क्या करते हैं, ये जो गुड्स होती हैं ये बहुत कम क्वांटिटी में बनाई जाती हैं, जैसे कि डिज़ाइन स्पोर्ट्स कार, क्योंकि इनको परचेज करने वाले लोग कम ही होते हैं, ठीक है, कम ही होते हैं, बड़े अमीर लोग होते हैं और वो इन प्रोडक्ट्स को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि ये यूनिक है, इनकी प्रेस्टीज वैल्यू होती है। तो कोई भी प्रोडक्ट जितना कम बनेगा, कोई भी प्रोडक्ट जितना कम बनता है उसकी प्रेस्टीज वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है। अगर मान लो इकोनॉमी के अंदर डिज़ाइन स्पोर्ट्स कार को ज़्यादा बनाया जाएगा, इनकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, अगर ज़्यादा लोग इनको परचेज करने लग जाते हैं तो अमीर लोग जो सेक्शन पहले ही नहीं परचेज कर रहा था वो अभी नहीं परचेज नहीं करता, क्योंकि वो ये मानता है कि ये सबके पास हो गया है, तो वो उनको परचेज करना पसंद नहीं करता। तो इनकी प्रेस्टीज वैल्यू इसीलिए होती है क्योंकि ये गुड्स कम क्वांटिटी में लोग खरीदते हैं या खरीद नहीं पाते हैं। और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी यहाँ पर इसलिए होती है क्योंकि जैसे ही आप इनका प्रोडक्शन बढ़ाओगे इन प्रोडक्ट का, तो डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो कैसा रिलेशन बना आपका यहाँ पर आपका नेगेटिव जो रिलेशन है वो बना, इसीलिए इस क्वेश्चन में नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के साथ इसको शुरू किया है, तो राइट आंसर आपका स्नोब इफेक्ट हो जाएगा। आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूसरे इफेक्ट्स की भी होनी चाहिए, जैसे बैंडवैगन इफेक्ट। बैंडवैगन इफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पर हम दूसरों के देखा देखी गुड्स को परचेज करते हैं, जैसे कि मान लो आपके किसी दोस्त के पास आईफोन है तो आपको भी इसीलिए आईफोन चाहिए क्योंकि उसके पास है। हम दूसरों को देखकर जब गुड्स को खरीदना पसंद करते हैं तो वो होता है आपका बैंडवैगन इफेक्ट, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर टकीला इफेक्ट, टकीला इफेक्ट जो है ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है। मैक्सिको के अंदर क्या हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1934 के अंदर, वहाँ पर करंट अकाउंट में डेफिसिट हो गया था, जो डेप्ट जो थे इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी इम्बैलेंस आ गया था। तो इन सभी इफेक्ट्स को एक नाम दे दिया गया था जिसको हम क्या बोलते हैं, टकीला इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और आप लोगों को पता है पिगू इफेक्ट तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें पिगू ये बताते हैं कि जब वेज रेट कम कर दी जाती है तो किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट ना पड़कर प्राइजेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि प्राइजेस इसलिए कम हो जाते हैं जैसे ही आपने वेज रेट घटाई तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाती है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के घटने की वजह से प्राइजेस घट जाते हैं, और प्राइजेस घटने की वजह से कंज्यूमर के पास जो रियल टर्म्स में गुड्स वो खरीद सकता था वो ज़्यादा खरीद पाता है। तो इस इफेक्ट को हम पिगू इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपसे जो आंसर पूछा गया था वो क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हेन ईच प्लेयर हैज चूजन हिज और हर ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी गिवन द स्ट्रेटेजिक चूजन बाय अदर प्लेयर दिस सिचुएशन इज रेफर्ड। यहाँ पर ये बोला है कि हर एक प्लेयर जो स्ट्रेटेजी चूज करता है वो ऐसी स्ट्रेटेजी चूज करता है, पहले वो ये देखता है जो उसका अपोनेंट है वो कैसी स्ट्रेटेजी चूज कर रहा है, उसके बाद वो जो डिसीजन लेता है वो डिसीजन उसका क्या कहलाता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लो मार्केट के अंदर दो प्लेयर हैं ए और बी। ए जो है क्या स्ट्रेटेजी लेता है, वो क्या करता है, पहले ये देखता है कि जो बी है उसका कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर है वो क्या स्ट्रेटेजी लेगा, क्या उसका प्लान है, उसको ध्यान में रखते हुए उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, फिर वो बाद में अपनी स्ट्रेटजी जो उसको अपने लिए ऑप्टिमम लगती है उसका वो चुनाव करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में, नैश इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर हम बात करें कोऑपरेटिव गेम होते हैं जब दोनों मिलकर क्या करते हैं, कॉरपोरेशन करते हैं और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ठीक है।
अगर हम बात करें यहाँ पर प्रिजनर्स डायलेमा, अगर हम प्रिजनर्स डायलेमा की बात करें, ये क्या होती है, एक पैराडॉक्स सिचुएशन होती है। इसमें डिसीजन जो होता है, दो इंडिविजुअल अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपने अपने, मान लो दो प्लेयर है, ए प्लेयर और बी प्लेयर, इसमें क्या होता है, जो डिसीजन लिया जाता है अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है, और ये डिसीजन आपका ऑप्टिमम डिसीजन नहीं कहलाता। तो लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन तो आपका एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, जिसमें देखिए आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है अ फर्म हैज फॉलोइंग टोटल कॉस्ट फंक्शन आपको गिवन है, आपको क्वांटिटी गिवन है, आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज, आपको वो आउटपुट निकालना है जो आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। तो आपको इसको मैथमेटिकल तरीके से क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए देखिए, अभी हमें क्वेश्चन में हमने क्या देखा, हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, कॉस्ट फंक्शन गिवन है। कॉस्ट फंक्शन क्या है इसका, आपका 1/3 क्यू की क्यूब माइनस 7 क्यू की स्क्वायर प्लस 111 क्यू, ठीक है, प्लस 50। ये क्या है, आपका कॉस्ट फंक्शन है। उसके बाद आपको क्वांटिटी दे रखी है 100 माइनस पी, हम इसको डिमांड फंक्शन बना लेते हैं, हम प्राइस के इक्वल लेके आएंगे तो 100 माइनस क्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमें पता है प्रॉफिट कैसे निकलता है, जब हम रिवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। तो पहले आपको रिवेन्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्राइस को आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी क्या निकल जाएगी, रिवेन्यू निकल जाएगी। आपका प्राइस क्या है, 100 माइनस क्यू, ये आपका प्राइस हो गया। क्वांटिटी क्या होती है, क्यू होती है, आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका रिवेन्यू क्या निकल के आ गया, 100 क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर, ये आपका क्या निकल गया, रिवेन्यू निकल गया। अब आपके पास कॉस्ट फंक्शन ये गिवन है, अब आप क्या करोगे, इस रिवेन्यू में से इस कॉस्ट को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब देखिए आप क्वेश्चन में आपने क्या किया आगे, अभी बात की, हमने क्या किया, हमने रिवेन्यू में से क्या करना है, कॉस्ट को माइनस करना है, तभी तो आपको प्रॉफिट पता लगेगा क्या होता है। तो आपकी रिवेन्यू क्या थी, 100 क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन क्या था, कॉस्ट फंक्शन देखिए आप ऊपर जाके क्या है, हमारा जो कॉस्ट फंक्शन था यहाँ पर माइनस का निशान होने की वजह से अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसके आगे माइनस 1/3 हो जाएगा, ये अंदर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। सिंपल मैथ्स लगाया यहाँ पर, अब माइनस कर दिया, अब आपकी ये वाली इक्वेशन जो है बन गई। उसके बाद आपने क्या करना है, माइनस कर देना है। जब आप माइनस करोगे तो सबसे पहले इस टर्म को आप आगे ले आओ, तो आपकी क्यू की क्यूब आपके पास है नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस क्यू 6 क्यू स्क्वायर आएगा, क्योंकि प्लस का 7 क्यू स्क्वायर और माइनस का क्यू स्क्वायर जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास 6 क्यू का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा। उसके बाद देखिए उसके पास क्या है, 100 क्यू है और यहाँ आपके पास -11 क्यू है, ये माइनस का है ये प्लस का है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, माइनस का 11 क्यू आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास -50 रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपके पास यहाँ पर आपका ये टोटल क्या निकल गया, प्रॉफिट फंक्शन जो है अगर हम कहें तो ये आपका प्रॉफिट निकल गया। लेकिन आपको मैक्सिमम जो क्वांटिटी है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए आपकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, आपको वो निकालनी है। तो आपकी जो प्रॉफिट निकला है आप इसको दोबारा से क्या करोगे, एक तरह से दोबारा से आप क्या कर दो, इसको डेरिवेट कर दो। जब आप इसको दोबारा से इसका क्या कर दोगे, आप डेरिवेशन कर दोगे। अब हमें क्या करना है, पहले हमने अभी डेरिवेट नहीं किया था, अब हम क्या करते हैं, इस सेकंड इक्वेशन को डेरिवेट कर देते हैं। जब हम इसका सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 - 3 क्यू का स्क्वायर, तो 3 से हमने 3 कट किया तो क्यू का स्क्वायर। उसके बाद 6 क्यू स्क्वायर का आपका डेरिवेशन करोगे तो 12 क्यू, 11 क्यू का डेरिवेशन करोगे तो आपका क्या आएगा, 11 आ जाएगा। तो ये आपने क्या किया, प्रॉफिट फंक्शन को क्या कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू क्यू डेरिवेट कर दिया। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन जो होती है आपकी फर्स्ट कंडीशन डेरिवेशन की, आप क्या करोगे, इक्वल टू 0 रखोगे। अब आप इसके इक्वल में अगर 0 रखते हो तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब देखिए आपके साइन किस तरह से चेंज हो गए, क्यू स्क्वायर जो पहले आपका माइनस में था अब वो प्लस हो गया। उसके बाद ये जो प्लस का 12 था, आपका प्लस का था पहले, अब माइनस का 12 हो गया, ये माइनस का 11 था, अब ये प्लस का 11 हो गया और इक्वल टू 0। उसके बाद आपने क्या किया, फैक्टराइज कर दिए। यहाँ पर क्या किया, फैक्टराइज कर दिए, क्यू का स्क्वायर -11 क्यू माइनस क्यू प्लस 11 इक्वल टू 0।
यहाँ पर आपके पास 2 फैक्टराइज निकले, क्यू की वैल्यू 1 निकली, क्यू की वैल्यू 11। अब आपको ये देखना है कि आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज की जो कंडीशन होती है कि आपका सेकंड डेरिवेटिव करने से लेस देन क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आनी चाहिए। तो कौन सी इक्वेशन से आपका आंसर निकलता है, मतलब आपकी क्वांटिटी 11 सही रहेगी या 1 सही रहेगी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो आपको क्या करना है, दोबारा से डेरिवेशन करना है। किसका डेरिवेशन करना है, जो आपकी ये वाली इक्वेशन है ना, इसका आप क्या कर दो, डेरिवेशन कर दो। अब देखिए जब हमने क्या किया 12x, ये क्यू स्क्वायर वाली, क्यू स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1, इस वाली इक्वेशन का हमने क्या किया है, ये जो हमारी इक्वेशन है इसका हमने दोबारा से डेरिवेशन कर दिया। जब हमने इसका डेरिवेशन किया तो क्या आ गया हमारे पास, 12 माइनस 2x जो है हमारे पास आ गया। अब हमने इसमें क्या किया, इसके अंदर हमने वैल्यू को पुट किया है। एक बार हमने 1 पुट करके देखा, एक बार हमने 11 पुट करके देखा। जब हमने इसमें 1 को पुट किया इस इक्वेशन के अंदर, तब हमारा आंसर 10 निकला है। जब हमने इसमें 11 को पुट किया हमारा आंसर -10 निकला है। अब हमें पता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होता है, जब हमारा सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये क्या है, लेस देन 0 है। इसका मतलब आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जो क्वांटिटी रहेगी वो आपकी 11 रहेगी। तो आपका क्वेश्चन में जहाँ पर क्वांटिटी 11 दे रखा हो वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अभी भी समझ नहीं आया तो आप क्या कर सकते हो, आप मुझे कमेंट में इसका जो है क्वेश्चन का जो आंसर है वो पूछ सकते हो। तो आपका देखिए 11 क्वांटिटी यहाँ पर निकली है, और जब आप इसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में पुट करोगे तो आपकी ये वाला जो आंसर है वो क्या है, निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, द कंडीशन ऑफ प्रेफरिंग अ सर्टेन इनकम टू अ रिस्की इनकम, कि आप क्या कर रहे हो, एक ऐसी सिचुएशन है कि आपको एक सर्टेन इनकम चाहिए, आप रिस्क की इनकम नहीं लेना चाहते, उस सिचुएशन को आप जो है क्या बोलते हो। ठीक है, आप रिस्क की इनकम को तो छोड़ रहे हो, लेकिन आपको क्या चाहिए, आप एक सर्टेन इनकम जो है वो चाहते हो, तो वह वाली सिचुएशन होती है आप रिस्क अवर्स हो। कोई भी इंसान रिस्क तब उठाता है जब वो रिस्क से प्यार करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऐसी सिचुएशन है कि आपको एक सर्टेन इनकम, मान लो बिना रिस्क उठाए आपको 5,000 मिल जाते हैं, लेकिन आप रिस्क उठाते हो तो आपको 7,000 मिलते हैं, लेकिन आप कह रहे हो हम 5,000 से काम चला लेंगे, तो इसका मतलब आप रिस्क से बचने वाले आदमी हो। तो आप किस तरह के पर्सन हो, आप रिस्क अवर्स पर्सन हो। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ M1। M1 जो है मनी सप्लाई का जो कंपोनेंट है उसमें क्या नहीं आता, करेंसी, ट्रैवल चेक, कमर्शियल पेपर, डिमांड डिपॉजिट। कमर्शियल पेपर जो है M1 का कंपोनेंट नहीं है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू केन्ज एनिमल स्पिरिट आर क्लोजली रिलेटेड टू पास्ट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट इनकम, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो केन्ज ने क्या बोला है कि एनिमल स्पिरिट का जो कॉन्सेप्ट है केन्ज ने दिया था, और उन्होंने कहा था कि जब पर्सन क्या होता है, दूसरे जो जिस तरह से डिसीजन ले रहे हैं उसी तरह से डिसीजन लेता है। ठीक है, जिस तरह से मान लो A% डिसीजन ले रहा है, उसको देखा देखी हम भी उसी तरह से डिसीजन ले, या हम कहें हम इकोनॉमी में जो अपने डिसीजन है ज़्यादा इमोशनली होकर लेते हैं और अपनी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसको रोक पा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए केन्ज ने एनिमल स्पिरिट का कॉन्सेप्ट दिया था। और इन्होंने कहा था इसका जो संबंध है वो हमारा करंट टाइम में इन्वेस्टमेंट का जो लेवल होता है इसी पर हमारी इनकम डिपेंड करती है, और एनिमल स्पिरिट का जो संबंध है वो हमारी करंट इन्वेस्टमेंट से होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन मंडल फ्लेमिंग मॉडल मॉनेटरी पॉलिसी विल बी मोर इफेक्टिव व्हेन। यहाँ पर हमसे पूछा है मंडल फ्लेमिंग का जो मॉडल है उसमें मॉनेटरी पॉलिसी कब ज़्यादा इफेक्टिव होती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, कि आपका एक कंट्री से, जैसे 2 कंट्री है तो वहाँ पर क्या है, परफेक्ट आसानी से कैपिटल की मोबिलिटी है
और आपकी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक का 4 पॉइंट्स है, इसमें चारों का एक एक डायग्राम बनता है, तो आप उन डायग्राम्स को बनाकर ही समझ पाओगे कि यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव थी या फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव थी। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा कि परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होनी चाहिए, कि आप एक्सचेंज रेट को भी चेंज कर लेते हो, तो उस सिचुएशन में आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इफेक्टिव रहती है। इस बात को मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ। बाकी जो 3 बचते हैं, आप इनके डायग्राम्स को खुद से बनाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इफेक्टिव क्यों नहीं है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन का डायग्राम देखिए, हमारे क्या सिचुएशन है कि हमने क्या करना है, मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है और क्या है, फिक्स कैपिटल मोबिलिटी है। तो आपने देखा ये आपका फर्स्ट पहले IS कर्व है, ये आपका LM कर्व है और ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट BP कर्व है। और आप कहाँ पर संतुलन में है, आप देखिए E पॉइंट पर संतुलन में है। फिर क्या होता है, आप मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करते हो, मनी सप्लाई को इंक्रीज करते हो। जैसे ही आपने मनी सप्लाई को इंक्रीज किया, आप इस H पॉइंट पर आ जाते हो। H पॉइंट पर आप देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बहुत लो है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत लो है, ऐसी सिचुएशन में आपकी इंडिया से, मान लो मैं इंडिया का एग्जांपल ले रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल का क्या हो जाता है, आउटफ्लो हो जाता है। ज़्यादा लोग पैसा बाहर के देशों में जो है वो लेके जाते हैं, क्योंकि परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो इंडिया की करेंसी होती है ना, इंडिया की करेंसी की जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, और फॉरेन की जो करेंसी होती है ना उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से इंडिया को अपनी करेंसी का डेप्रीशिएशन जो है, डेप्रीशिएट उसे अपनी करेंसी करनी पड़ती है। ठीक है, करेंसी का डेप्रीशिएशन उसे करना पड़ेगा। अब क्या है, एक्सचेंज रेट हो सकती है, क्योंकि एक्सचेंज रेट आपकी कैसी है, फ्लेक्सिबल है, तो एक्सचेंज रेट चेंज कर दी। अब क्या हुआ, अब करेंसी का डेप्रीशिएशन हो गया। पहले $1 आपको 50 में मिल रहा था, अब $1 की वैल्यू जो है क्या हो गई है, 70 हो गई। आपने अपनी करेंसी का मूल्य क्या कर दिया, घटा दिया। तो जब आपकी करेंसी का मूल्य घटता है तो आपके एक्सपोर्ट जो होते हैं वो बढ़ते हैं, और इम्पोर्ट जो होते हैं आपके क्या होते हैं, डिक्रीज करते हैं। और इसकी वजह से जब आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इम्पोर्ट कम होंगे, तो आपका IS कर्व में शिफ्ट आएगा। IS कर्व में शिफ्ट आने की वजह से आप E1 डैश पर बैठ जाएंगे। तो आपने देखा कि आपकी जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आपने लगाई, तो यहाँ पर आपका आउटपुट बढ़ गया। पहले आपका आउटपुट Y0 था, अब बढ़कर Y1 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी पूरी तरह से क्या है, इफेक्टिव है। तो इसीलिए उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। बाकी जो 3 पॉइंट आपके बचे, इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, इनको यहाँ पर बनाकर देख सकते हो। आपने देखा बिल्कुल जो बातें मैंने आपको समझाई कि डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट और इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट बराबर होती है। जो चीज़ जैसे हाई कैपिटल आउटफ्लो होगा भी मैंने आपको बताया, फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज हुई, ठीक है, हमने अपनी करेंसी का डेप्रिसिएशन किया, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट आपके डिक्रीज हुए, नेट एक्सपोर्ट्स आपके बढ़ जाएंगे, IS कर्व भी आपका शिफ्ट करेगा। और जब आपका IS कर्व शिफ्ट करेगा तो इसका मतलब है आपकी इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज हुई तो IS कर्व में भी आपका शिफ्ट आया, और मॉनेटरी पॉलिसी ने आपका इम्प्रूवमेंट जो है इकोनॉमी में लेके आया। तो ये सब बातें जो मैंने आपको समझाई वही बात इसमें लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है इफ 2 इवेंट A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब कहीं ना कहीं जो A इवेंट है और जो B इवेंट है वो कैसे हैं, डिपेंडेंट इवेंट है। अब डिपेंडेंट इवेंट के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट देखिए, आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B दोनों ही अलग अलग है। तो यहाँ पर ये तो क्या है, डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का केस नहीं है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है। इंडिपेंडेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A के होने से प्रोबेबिलिटी ऑफ B पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो ये किसका केस होता है, ये तो इंडिपेंडेंट का केस होता है। लेकिन आपसे डिपेंडेंट पूछा गया है, डिपेंडेंट में क्या होता है, एक के होने से दूसरे पर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। सेकंड स्टेटमेंट में देखिए, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला है कि आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की सिचुएशन है। डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की सिचुएशन होती है, आप जो है
बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप तभी निकाल सकते हो जब आपके पास ए गिवन है। तो यहाँ पर सेकंड ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, ए आपने आगे रखी, ए ही पीछे है, और तभी आप बी की क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। बाकी यहाँ पर उल्टा बोला गया है। तो इस क्वेश्चन का कि डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है अगर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ये तो आपसे सिर्फ एक फॉर्मूला दिया गया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, और जिसमें डिपेंडेंट इवेंट्स को हम क्या करते हैं, निकालते हैं। एक इवेंट हमारे पास गिवन होता है तो उसकी हेल्प से हम दूसरे को निकाल पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, चेन वेटेज इंडेक्स। जो चेन बेस इंडेक्स होता है वो क्या होता है, टोटल मार्केट वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि एक ईयर में प्रोड्यूस की जाती है, या परसेंटेज ग्रोथ इन रियल जीडीपी की ग्रोथ का परसेंटेज, या मेथड फॉर कैलकुलेटिंग चेंज इन प्राइस दैट यूज एन एवरेज ऑफ बेस ईयर फ्रॉम नेबरिंग ईयर। या फिर चेन बेस में क्या होता है कि हम जो प्रीसीडिंग ईयर होता है, जैसे 1990 लगा लो, 1991, अगर आप 1991 में इंडेक्स निकाल रहे हो तो आप 1990 को प्रीसीडिंग ईयर को क्या मान लेते हो, बेस ईयर मान लेते हो, और फिर आप एवरेज निकालते हो। क्या ये होता है, या फिर एन इंडेक्स मेजर हाउ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड इन जीडीपी चेंज, कि किस तरह से प्राइजेस जो गुड्स और सर्विसेज के प्राइस होते हैं उनमें चेंज होता है और हम उस चेंज को जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। वही बात कि आप क्या करते हो, 1991 का जो चेंज निकालने के लिए क्या करते हो, उसका जो प्रीसीडिंग ईयर रहा 1990 उसको हम बेस ईयर मान लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, चेन वेटेज इंडेक्स नंबर निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। लेकिन फिर भी कि आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता हो चेन बेस इंडेक्स की, मैंने आप इसके यहाँ पर फॉर्मूला इंक्लूड कर दिया। अब देखिए चेन बेस इंडेक्स क्या होता है, एक इंडेक्स नंबर जिसमें हम क्या करते हैं, विच द ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग, जो ईयर अभी अभी बीता है उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको एज हम बेस ईयर मान लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इंडेक्स नंबर 1990, 1991, 1992, तो हम क्या करते हैं 1991 का बनाने के लिए 1990 को हम क्या मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं, और 1991 का अगर हमें इंडेक्स बनाना है तो 90 को बेस मान लेंगे। 1992 का अगर हमें इंडेक्स बनाना है तो हम किसको बेस मान लेते हैं, 1991 के इंडेक्स को बेस मान लेते हैं। और यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, चेन बेस इंडेक्स में लिंक रिलेटिव को निकालना होता है। लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला होता है करंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस इंटू 100। जब हमारा यहाँ से लिंक रिलेटिव निकल जाता है उसके बाद हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो हम चेन बेस इंडेक्स निकालने के लिए क्या निकालते हैं, लिंक रिलेटिव रखते हैं, और चेन बेस इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर का, जैसे कि 1991 का आप निकाल रहे हो तो 1990 में आपका जो चेन बेस इंडेक्स रहा वो हम यूज़ करते हैं, अपॉन 100 करते हैं, तब हमारा आंसर जो है निकल जाता है। और यही बात ऑप्शन नंबर थर्ड में उन्होंने बोली भी है कि हम पिछले साल का जो होता है उसको हम बेस मान लेते हैं आने वाले साल के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द कंजप्शन फंक्शन पासिस थ्रू द ओरिजिन, अगर आपका कंजप्शन फंक्शन पास करता है ओरिजिन से, और यहाँ पर ये कंजप्शन फंक्शन है आपकी एपीसी और एमपीसी बराबर होती है, तो ये क्या है, तो आपका ये वाला कैसा कंजप्शन फंक्शन है, ये आपका लीनियर कंजप्शन फंक्शन है और इसमें किसी तरह का कोई इंटरसेप्ट नहीं है, तो ये लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज हमारे 12 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस हो चुके हैं, आगे भी हम सभी क्वेश्चंस को ऐसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।